हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास है हमारी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने दो क्लास ट्रांसक्रिप्शन की ही पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा एनालाइजिंग ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, इसलिए आपको इसको 3 टुकड़े के अंतर्गत पढ़ाया गया। अपनी आदत है डिटेल स्टडी की। तो जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन का बेसिस पढ़ा, फिर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ा, और इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। चलिए थोड़ा सा रिवीजन और इसके बाद अपने मतलब की बात पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कि द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग genetic information from one strand of into RNA is termed as transcription। डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए पर अंकित होने की घटना को अनुलेखन कहते हैं। डीएनए के किसी दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक सेगमेंट से आरएनए बनता है और उससे डीएनए पर उपस्थित जो सूचनाएं होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित जो मैसेज होते हैं, वो एमआरएनए पर लिखे जाते हैं और इस प्रकार लिखने की घटना को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद बच्चों आपसे बात की गई इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के संपूर्ण डीएनए में नहीं होता है, नॉट कंप्लीटेड विद द होल डीएनए, दे आर कंप्लीटेड विद इन स्पेसिफिक सेगमेंट। डीएनए के किसी निश्चित भाग पर ही ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है और उसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। आपको याद होगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन अ डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन्स इन डीएनए: प्रमोटर साइट, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर साइट। किसी भी डीएनए में जो कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मैंने बार बार कहा कि पूरा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कुछ भाग इसका ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है और उस भाग को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। प्रत्येक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रमोटर साइट, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा होता है बेटा टर्मिनेटर जीन। There is a convention in defining the 2 strands of the DNA in the structural gene of a transcriptional unit। चलिए इसको एक तरीके से और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इस तरीके से यह हमारा डीएनए का वो सेगमेंट है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। प्रमोटर साइट लेफ्ट हैंड साइड पे लगा होगा और राइट हैंड साइड पे टर्मिनेटर होता है। बीच में ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चरल जीन है और इसी स्ट्रक्चरल जीन से कोडिंग की जाएगी। प्रमोटर साइड से एंजाइम जुड़ेगा। कौन सा जुड़ता है? पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जुड़ेगा और जुड़ने के बाद ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। ये स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट करता जाएगा और टर्मिनेटर पर आने के बाद रो फैक्टर यहां पर आकर के जुड़ जाता है। तो यहां तक बात पूरी तरह से आप समझ गए। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की यूकैरियोट्स में, तो देखो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स कंप्लीटेड इन न्यूक्लियस। क्योंकि जो यूकैरियोट सेल्स होती है उसका न्यूक्लियस बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होने के कारण यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर होती है। प्रोकैरियोट्स में क्या बताया था कि साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। ट्रांसक्रिप्टिंग एंजाइम यहाँ भी वही है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज 2 अल्फा 2 बीटा ओमेगा और सिग्मा फैक्टर से मिलकर के बना होता है। सिग्मा फैक्टर को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ट्रांसक्रिप्टिंग एंजाइम्स है ये प्रोमोटर साइट के साथ जाकर के जुड़ेगा और जुड़ करके ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा।
सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर कहलाता है, क्योंकि बिना सिग्मा फैक्टर के बचा हुआ एंजाइम कोर एंजाइम कहलाता है। और ये कोर एंजाइम क्या करेगा कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट तो करेगा, लेकिन किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकता है, यानी नॉन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा विदाउट सिग्मा फैक्टर। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। आगे की बात करें अगर प्रोसेस की, तो जैसा कि आपको पहले भी मैंने पहले वाली क्लास में बताया कि प्रोसेस जो होता है वो 3 तरीके से होता है। एक तो इनिशिएशन, दूसरा होता है इलांगेशन और तीसरा होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ होता है। इलांगेशन में धीरे धीरे एमआरएनए पर डीएनए के द्वारा कॉपिंग की जाती है, कोडॉन लिखे जाते हैं, मैसेज लिखा जाता है और अंत में श्रृंखला का समापन होता है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप हैं। पहला इनिशिएशन, दूसरा एलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। अब बात करें अगर इनिशिएशन की, तो आप यहां पे देख सकते हो कि सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज विद सिग्मा फैक्टर बाइंड विद द प्रोमोटर साइट। सबसे पहले क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो है, जो ट्रांसक्रिप्टिंग एंजाइम्स है, वो प्रोमोटर साइट के साथ आकर के जुड़ जाता है, राइट। Initiation is catalyzed by the sigma factor or initiation factor। यहां से आकर के ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को स्टार्ट करेगा। अब इसके बाद इलोंगेशन की अगर बात की जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा कि सिग्मा फैक्टर बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद बचा हुआ आरएनए यानी कोर एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को आगे बढ़ाता है, हाइड्रोजन बंधों को खोलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा और पीछे पीछे यहां पर ये एमआरएनए बनता चला जाएगा। द आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम इज ओनली कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन बिकॉज सिग्मा फैक्टर फॉल ऑफ आफ्टर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब बेटा देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के टाइम पे आपको बताया गया कि एक रो फैक्टर आकर के डीएनए के अंतिम बिंदु यानी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंतिम बिंदु पर आकर के जुड़ जाएगा और इसके जुड़ते ही हमारा जो ट्रांसक्रिप्टिंग एंजाइम था ये काम करना बंद कर देगा और इसी के साथ ये जो एमआरएनए और एंजाइम सभी के सभी इस तरीके से फॉल ऑफ हो जाते हैं। देखो यहां तक का जो प्रोसेस था मैंने इसलिए जल्दी से बताया क्योंकि ये वाला प्रोसेस आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये तो उन बच्चों के लिए बताया गया जो डायरेक्टली या मतलब बिना पीछे वाली क्लास को देखे हुए यहां से स्टार्ट लेते हैं। जिस क्लास को आज स्टार्ट किया गया तो उनको भी सारी बातें समझ में आ जाए। अब देखिए यहां के बाद हम लोग बात करेंगे यूकैरियोट की खास करके। कहने का मतलब हमारा ये था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में बिल्कुल सिमिलर कंडीशंस पाई जाती हैं यहां तक। बस अंतर क्या आ गया कि वहां पर जो आरएनए बना था, वहां पर जो एमआरएनए बना था वो बिल्कुल एक ही जैसा बना था, जबकि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो नेसेंट आरएनए बना हुआ है ये नेसेंट आरएनए एचएनआरएनए कहलाता है या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है। अब हेटेरोडॉमस आरएनए का मतलब क्या है, इसमें हम यहां पर कह सकते हैं कि इसे हम विषम और विषम या विषमांगी आरएनए भी कहते हैं। अब इसके विषमांगी कहने का कारण क्या है? विषमांगी कहने का कारण क्या है, इसमें देख रहे हो आप कि रेड कलर के स्ट्रिप, ब्लू कलर के स्ट्रिप, ऐसे अलग अलग 2 प्रकार की स्ट्रिप यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक जैसा नहीं दिख रहा है और जब एक जैसा नहीं दिख रहा तो विषम आरएनए या विषमांगी आरएनए इसको कहेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि जो यूकैरियोट्स में यहाँ पर जो यूकैरियोट्स में बन रहा है वो थोड़ा सा प्रोकैरियोट से अलग बना। कैसे अलग बना? इसमें 2 प्रकार के डीएनए हैं, एक ब्लू कलर का दिख रहा है, एक आपको रेड कलर का दिख रहा है। जो रेड कलर का दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स बोलते हैं। और दूसरा जो ब्लू कलर को दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन्स। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो इंट्रॉन्स है ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, केवल प्रोटीन सिंथेसिस में एक्सॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस के लिए
जरूरी क्या है? एक्सॉन्स। क्या नहीं जरूरी है? इंट्रॉन्स। यहां पर देखो लिखा हुआ है इज द अनवांटेड सीक्वेंस फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। कौन वाला? इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स वांटेड सीक्वेंस फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहां तक बात समझ गए। अब इसके आगे की बात जो है, इसके आगे की बात होती है कि अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग करेंगे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। इस बात का क्या मतलब है? यानी सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होती क्या है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद बना हुआ जो एमआरएनए होता है यूकैरियोट्स में, उसमें दो प्रकार के जीन हैं, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किसी काम का नहीं है, जबकि एक्सॉन्स पूरे काम का है। तो वास्तव में जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग है, इसमें हम करेंगे क्या? इंट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, जो हमारे किसी काम का नहीं उसको बाहर निकालेंगे। तो इन रियलिटी रिमूवल ऑफ अनवांटेड इंट्रॉन्स फ्रॉम द नेसेंट एमआरएनए इज कॉल्ड द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। क्लियर हुआ? अर्थहीन इंट्रॉन्स को विषमांगी आरएनए से बाहर निकालने की घटना को हम ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की बात की घटना कहते हैं। सीधी सी बात। लिख देता हूं मैं यहां पर, रिमूवल ऑफ अनवांटेड इंट्रॉन्स removal of unwanted introns from nascent mRNA is called post ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। छोटी सी बात है कि इंट्रॉन्स को बाहर निकालना पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस कहलाता है। अब बात यह आती कि ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। इस प्रोसेस के अंतर्गत बेटा तीन प्रकार की घटनाएं आती हैं। पहली घटना यहां पर आएगी, नंबर 1, मॉडिफिकेशन ऑफ फिफ्थ एंड बाय कैपिंग ऑफ mRNA। दूसरी घटना यहां पर आने वाली है, उसे हम लोग यहां पर बोलते हैं टेलिंग या पुच्छन। तीसरी घटना यहां पर आएगी स्प्लिसिंग। इन तीन घटनाओं के द्वारा, किसके द्वारा? एक तो हम फिफ्थ एंड का मॉडिफिकेशन करेंगे कैप लगा करके, दूसरा टेलिंग करेंगे और तीसरी हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्प्लिसिंग करेंगे। इन तीन घटनाओं के द्वारा नए बने हुए विषमांगी एमआरएनए से हम अनवांटेड इंट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? अब बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहला स्टेप हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ फिफ्थ एंड बाय द कैपिंग ऑफ एमआरएनए। तो नंबर 1 स्टेप में सबसे पहले आप देखेंगे, अगर ध्यान से देखें यहां पर, तो इसकी फिफ्थ एंड के साथ, ये इसका फिफ्थ एंड है यहां पर, इस फिफ्थ एंड के साथ
और ये इसका थर्ड इंड है। फिफ्थ इंड के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक MgPP मतलब मेथाइल ग्वानिलोसाइन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर आकर के इसके फिफ्थ इंड के साथ इसकी कैप बनाता है। ठीक है, जैसे टोपी होती है ना, टोपी इसको पहना दी गई, यहाँ पर फिफ्थ इंड के साथ MgPP आकर के जुड़ गया। अब ये सर जुड़ा क्यों है? जुड़ा बेटा इसलिए है कि कैप इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ mRNA राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। अगर ये कैपिंग नहीं होगी तो कैपिंग न होने से कभी भी जो mRNA है वो राइबोसोम के साथ नहीं जुड़ पाएगा। सीधी सी बात है कि कैपिंग अगर नहीं होगी तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये राइबोसोम से जुड़ेगा ही नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह पर ऐसे कि विदाउट कैपिंग नो ट्रांसक्रिप्शन। चूंकि mRNA जब तक राइबोसोम से जुड़ेगा नहीं तब तक ट्रांसलेशन होगा ही नहीं। क्लियर होगा? और जुड़ेगा कब? जब इस पर MgPP की कैपिंग होगी। कैप आइडेंटिफाइड बाय द 18S RNA ऑफ राइबोसोमल यूनिट। इस कैप को कौन पहचानेगा? राइबोसोम पर उपस्थित एक 18S RNA होता है, वो इसे पहचानता है। जब पहचानेगा तभी तो ये mRNA उसके साथ जाकर के जुड़ेगा। तो ये थी हमारी पहला स्टेप प्रोसेसिंग की, जिसमें क्या किया गया? फिफ्थ इंड को कैप लगा के मॉडिफाइड किया गया। किससे कैप लगाया? MgPP मेथायोनाइन क्वानिलोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ इसको जोड़ा गया। अब बेटा हम लोग बात करेंगे इसके बाद टेलिंग की। देखो टेलिंग में क्या किया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिर से एक बार ये कैपिंग वाला फिफ्थ इंड, ये हमारा फिफ्थ इंड है कैपिंग वाला, और ये इसका थर्ड इंड है। बीच में हम देख रहे हैं बार बार एग्जाम्स इंट्रांस एग्जाम्स इंट्रांस एग्जाम्स इंट्रांस, इस तरीके से दिख रहा है। अब टेलिंग में क्या करते हैं? इसके थर्ड इंड के साथ बहुत सारे यानी अप्रोक्सीमेट 200 to 300 यहाँ पर एडिनिलेट यहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं। एडिंग ऑफ या एडिशन ऑफ एडिनिलेट बाय पॉलीमरेज ए एंजाइम के द्वारा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे, ये जो थर्ड इंड है यहाँ पर करीब 200 से 300 तक एडिनिलेट को पॉलीमरेज ए एंजाइम्स के द्वारा यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। अर्थात इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एडिनिलेट आकर के जुड़ जाते हैं। तो सिर पे कैप लगा दिया और पीछे हमने एडिनिलेट की पूंछ लगा दी, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टेलिंग बोलते हैं। अब बचा हमारा थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस का मतलब होता है स्प्लिशिंग। स्प्लिशिंग का जो मतलब है, स्प्लिशिंग का मतलब होता है जैसे किसी चीज को खींच के निकाल लिया जाए। चलिए देखते हैं क्या होता है स्प्लिशिंग के अंतर्गत। स्प्लिशिंग इस प्रोसेस के अंतर्गत, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे खास बात होने जा रही, जैसे हमारा ये mRNA, और इस mRNA में बीच बीच में यहां पर आप देख सकते हो कि ये आपका इंट्रांस है, ये इंट्रांस है, रेड कलर वाला जो हम देख रहे हैं ये एग्जांस है। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, इसे लिख भी देते हैं, इज द एग्जांस, और ये वांटेड है और ये अनवांटेड इंट्रॉन्स। यहां पर MgPP की कैपिंग हो चुकी है और यहां पर ए एडिनिलेट की यहां पर टेलिंग हो चुकी है। इस तरीके से ये टेलिंग हो चुकी है, इसको हम बोलते हैं यहां पर टेलिंग, और इसे यहां पर हम बोलेंगे कैपिंग। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जहां जहां पर इंट्रांस होता है वहां वहां पर SNRNA और एक प्रोटीन्स, देखो मैं लिखता हूं यहां पर, ऐसे पहले बनाता हूं, यहां पर क्या होगा, इस तरीके से
ऐसे जहां जहां पर इंट्रांस थे उन जगह पर ये एक प्रोटीन आकर के यहां पर जुड़ जाती है। स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स SNRNPS SNRPS पूरा नाम है स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स यहां पर आकर के जुड़ जाती है। ठीक है, अब ये प्रोटीन क्या करती है, यहां से इंट्रांस को बाहर निकाल देगी। जब इंट्रांस को बाहर निकाल दिया गया तो अपने पास केवल क्या बच रहे हैं, यहां पर अब अपने पास बचेंगे केवल इंट्रांस। ये इस तरीके से यहाँ पर इंट्रांस बनते हैं और इन इंट्रांस को बाद में लाइगेज एंजाइम्स की सहायता से यहाँ पर जोड़ दिया गया। इंट्रांस सारे रिमूव कर दिए गए, यहाँ पर इंट्रांस सारे रिमूव कर दिए गए और इंट्रांस के रिमूव होते ही अपने पास क्या बच रहा है, केवल एक्सॉन्स बच रहे हैं। इनको बाद में एंजाइम किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है, एंजाइम लाइगेज जो होता है जोड़ने का काम करता है। लाइगेज इस तरीके से जोड़ देता है इनको, लाइगेट नहीं लाइगेज, लाइगेज के द्वारा इनको आपस में जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद अब हमारे पास क्या बचा, ये पूरा का पूरा एक्सॉन्स बचा और ये एक्सॉन्स जो होता है यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के साइटोप्लाज्म में बेटा चला जाता है और साइटोप्लाज्म में जाकर के क्या करेगा, स्टार्टेड ट्रांसलेशन, स्टार्टेड ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से अब आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई और अब हम लोग मिलेंगे, इसमें एक क्लास बाकी है, उस क्लास के साथ अंदाजा लगाइएगा कौन सी क्लास बाकी। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।